अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब T20 वर्ल्ड कप में आज हुआ सबसे बड़ा अपसेट और आयरलैंड ने एक बारिश से मुतासरा मैच में इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त देकर पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो एक समझ लीजिए हलचल मचा दी है। क्योंकि ग्रुप 1 जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप का जिसको पहले ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जा रहा था, इस रिजल्ट ने तो अब तमाम ही टीमों को एक ही लाइन में ला खड़ा किया है। और इस रिजल्ट के बाद एक और रिजल्ट जनाब जो कि नो रिजल्ट है एक्चुअली, जिसमें न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच भी बारिश के बायस मुकम्मल नहीं हो सका, एक पॉइंट दे दिया गया। तो अब ग्रुप 1 की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि तमाम टीमों का या तो 1 पॉइंट है और 4 टीमों के 2 पॉइंट से न्यूजीलैंड ऊपर ज़रूर मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शायद इस सूरत हाल का फ़ायदा होगा। आयरलैंड इंग्लैंड के मैच में डकवर्थ लुईस मेथड के तहत इंग्लैंड को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब वो मैच तो जीत सकते थे, लेकिन क्योंकि 5 विकेटें जल्द गिर गई थी तो उस मरहले पर इंग्लैंड जो है वो 5 रन पीछे था। तो एक शॉकिंग रिजल्ट जनाब इस वर्ल्ड कप में। इसके साथ साथ बात करेंगे कल पाकिस्तान का मुकाबला है जनूबी अफ्रीका से और 3 मैचेस कल खेले जाने हैं ग्रुप बी से। और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे, इंडिया नीदरलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। वहाँ से आपको अपडेट भी देंगे कि क्या खबरें हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की कैटेगरीज पे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो डिबेट हो रही है, क्योंकि सरफराज अहमद हों, वहाब रियाज हों, इनकी कैटेगरीज में कमी हो गई है, यानी कि डिमोट किया गया है। इस हवाले से ज़रूर हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। जनाब अपसेट से भरपूर इस T20 वर्ल्ड कप में बारिश की एंट्री ने भी मामलात को और ज़्यादा टीमों के लिए कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अनस सईद, जो कि इस वक्त हमें पर्थ से ज्वाइन करें, स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हैं, और अली यूनुस हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। दोनों खुशामदीद। सीधा आपके पास आऊँगा अनस, क्या अपडेट्स हैं, चूँकि खबरें बहुत आ रही हैं कि शाहीन रेस्ट करेंगे, कोई टीम में चेंजेस हो सकती हैं। और फिर सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले आपसे बारिश के मुतालिक पूछना चाहिए, बारिश की कोई पेशन गोई तो नहीं है कल? देखें गुफार, बारिश की कोई जो वो प्रेडिक्शन नहीं की गई है। आज भी काफ़ी ज़्यादा सनी वेदर था, धूप थी अच्छी खासी। इससे हम पिछले दिन की बात करें तो उस दिन भी अच्छी खासी गर्मी थी, तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है यहाँ पे बारिश की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वेदर का पता नहीं चलता, एकदम से बादल आ जाते हैं, एकदम से बारिश, एकदम से धूप। तो आपको विद इन अ सेकेंड आप काफ़ी मौसम देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से, जो कि पर्थ में है, उनकी जानिब से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की गई है। और इसके अलावा जिस तरह आपने शाहीन अफरीदी के हवाले से पूछा है, तो हमें जो इतलात मसूल हुई हैं, शाहीन अफरीदी कल मैच खेलेंगे। पाकिस्तान टीम की जो प्लानिंग है वो यही है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ जो कल मैदान में उतरा जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पहले मैच हुआ है उनका जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें हमने देखा है कि काफ़ी जो पेस जो उसको काफ़ी मिल रही थी और पेसर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, लेकिन स्पिनर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी। जिस हमने स्टोनिस की बात करें तो उन्होंने स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा खेला है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया कल जीता भी है। तो प्लानिंग यही है कि कल 4 फास्ट बॉलर उतारे, शाहीन अफरीदी खेलेंगे। लेकिन एक चेंज जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि हैदर अली को रेस्ट करवाया जाए और उनकी जगह पे जो है वसीम जूनियर को शामिल किया जाए। तो एक ये चेंज हो सकती है, इसके कभी इम्कानात हैं। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पाकिस्तान टीम ने फील्डिंग प्रैक्टिस की है, और इससे पहले सुबह के वक्त जो है वो पर स्टेडियम ऑप्टस के बाहर ही पाकिस्तान ने नेट प्रैक्टिस की है। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं स्टेडियम भी दिखा दूँ कि ये जो है वो प्रिपरेशन है यहाँ पे मैच की इस हवाले से। तो कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम अपनी जो फील्डिंग ड्रिल्स हैं यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे और 1 घंटा 30 मिनट जो है यहाँ पे पाकिस्तान टीम ने फील्डिंग ड्रिल्स की हैं, रन अप किया है। और फ़खर जमान को खासतौर पे हमने देखा है यहाँ पे वो रनिंग कर रहे थे, अपना रिहैब प्रोग्राम कर रहे थे। तो पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छे मोराल में नजर। इससे पहले मलिक के पास जाऊँ, ये अपने आखिरी नाम नहीं ना, फ़खर जमान, इन पे पूरे पाकिस्तान की बड़ी नजरें हैं, लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। आप तो वहाँ मौजूद हैं अनस, कोई चांस है फ़खर जमान का? और अगर वो नहीं खेल रहे तो बड़े सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान में। आप तो पर्थ में बैठे हैं, बड़े ठंडे माहौल में, पाकिस्तान में अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन आप इस पर स्वेटर पहने बैठे हैं। फ़खर जमान के ऊपर भी लोग बड़े परेशान हैं कि वो क्यों नहीं खेल रहे। देखें गुफार, जिस तरह फ़खर जमान का उन्होंने लंदन में अपना रिहैब प्रोग्राम किया, अब उनका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रिहैब प्रोग्राम चल रहा है। तो जो हमें पहले इतलात मसूल हुई थी, वो पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे, जिसमें इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच जो है वो दूसरा होगा। लेकिन जो अभी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम उनकी जो है फिटनेस को असेस करेंगे आइंदा चंद रोज़ में, उसके बाद जो है फर्दर डिसाइड किया जाएगा वो नीदरलैंड के लिए जो मैच है पाकिस्तान का, वो भी यहीं खेला जाना है पर्थ में, उसके लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी काफ़ी हद तक फिट नज़र आ रहे हैं, मसलसल जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तो बेहतरी उनकी आ रही है। लेकिन अभी उनका फैसला नहीं हो सका, क्योंकि पहले 2 मैचेस के लिए उनको वो दस्तयाब नहीं थी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनस आपकी अपडेट्स के लिए, खसूसी तौर पे जो आपने स्टेडियम दिखाया उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अली, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें फ्रॉम द ग्राउंड मिल गई, बड़ी ज़बरदस्त अनस की तरफ से। मैं तो सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि फ़खर जमान जो कि आपके रिप्लेसमेंट हुए थे एक इंजर्ड प्लेयर से, वो 2 मैच के लिए दस्तियाब नहीं है, हम इंजर्ड प्लेयर को क्या कैरी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मजबूरी है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो हमें इस तरह फोर्स करना पड़ता है प्लेयर्स को। जैसे शाहीन आफरीदी के केस में भी सिमिलर ही हमें थोड़ी सिचुएशन नजर आई कि 100% हमें फिट नजर नहीं आए थे, लेकिन हम लोग इतने डेस्परेट थे उनको वापस लेके आने में कि इवन हाफ फिट और इवन 90% फिट भी हमें शाहीन आफरीदी को खिलाना पड़ गया। लेकिन इसी तरीके सिचुएशन आप फ़खर जमान के लिए भी है। इफ आई एम द मैनेजमेंट तो मैं चांस नहीं लूंगा फ़खर जमान के, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और एक मैच अगर हम इसी कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, वो जो एक चेंज कहना सभी बात कर रहे थे उसके साथ ही, तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा कुशन मिल जाएगा, फ़खर को भी थोड़ा और फिट हो जाएंगे, ताकि क्योंकि सर्दी है वहाँ पे, तो आपको जब तक आप 100% फिट नहीं होंगे आप उस तरीके से अपना 100% दे भी नहीं सकेंगे, आपकी बॉडी उस तरीके से नहीं रिएक्ट करेगी। तो रादर देन कि आप चांस लें, ज़बरदस्ती डेस्परेट हालात हो, तो आप बेहतर है कि आप उनको रेस्ट दें जब तक वो 100% फिट नहीं होते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो आपने पहली बात की ना, डिबेट वहाँ ख़त्म हो जाती है जब आपके पास चॉइसेस ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और यही हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन ये बड़ी डीप डिबेट है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के ऊपर आते हैं वो डिबेट बड़ी बोरिंग हो जाएगी। वर्ल्ड कप में इतनी हंगामा खेदी मची हुई है, लेकिन आई थिंक ये बड़ी फेयर कॉल है अली। जो हमने देखा लास्ट मैच में जो राजापक्से थे, इसी तरह जो हम बात करते हैं स्पेशली असरंगा की, उनको बड़ी ठीक ठाक मार पड़ी। लगता है स्पिनर्स को यहाँ अटैक किया जा सकता था। आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन इफ दे आर टेकिंग कि हम कंडीशंस के मुताबिक फास्ट बॉलर्स पे चले जाएं, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच में भी क्लियरली हम एक पेसर शॉट थे। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक जितनी जल्दी आप टीमें ये चीज़ सीख लेंगे, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, तो आपको जो सारे मैच, जितने भी आप मैचेस खेलेंगे, आपको अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी नेट रन रेट का भी ख्याल रखना होगा। आपको कोई मैच भी ऐसा ढीला नहीं खेलना होगा, आपको 100% देना होगा। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर हल्की टीम है उसके खिलाफ आपने मेन प्लेयर्स को बिठा दें, चांस ले लें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैचेस काफ़ी स्पॉइल हो रहे हैं वेदर की वजह से, तो आपको हर चीज़ अपनी स्पॉट ऑन रखनी पड़ेगी हर मैच। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सॉली, बड़े डिफरेंट किस्म के विनिंग मोमेंट्स थे, चूंकि एक्चुअली ग्राउंड में ये नहीं हुआ। जब बारिश रुकी तो इंग्लैंड और बिहाइंड 5 रन, और आई थिंक क्या लगता है अली आपको मिस कैलकुलेट करके, चूँकि कुछ लोग शायद ये बात करें कि आयरलैंड ने ही बड़ा किस्मत का खेल था, लेकिन आपको पता है अली, आप और हम सब क्रिकेट फॉलो करते रहते हैं कि आपको डकवर्थ लुईस मेथड का पर्चा मिल जाता है कि आपको किस ओवर में कितने रन होने चाहिए, कितनी विकेट। आई थिंक आयरलैंड इज डिजर्विंग विनर टुडे। जी हाँ, आई थिंक बहुत ही पुअर गेम अवेयरनेस शो की यहाँ पे इंग्लैंड ने। जब आपको पता था कि वेदर ऐसा है, डाइसी वेदर है, आप विकेट्स भी लूज करते चले गए और आपने रन्स भी नहीं किए। जिस तरीके की डेविड मिलान ने इनिंग के लिए बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि शायद वो इंटेंट मिसिंग थी। और वो इंटेंट आप पहले बॉल से जब इंग्लैंड मैदान में उतरे थे तभी से आपको अंदाजा हो गया था कि आज शायद ऑफ डे। जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे हेयर एंड देयर, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इंग्लैंड जैसी सीजन इतनी प्रोफेशनल टीम होगी और वो आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ इतनी बेवड बॉलिंग करेगी और इतनी आसानी से उनको रन बनाने देंगे, स्पेशली सर्कल में। बिल्कुल, जिस तरीके से वैरायटी उनकी है, आई थिंक वो ऑल शॉट शुरू पहले बॉल से अगर आप देखें तो ऐसे लगा जैसे गेम में इन्वॉल्व नहीं थे इंग्लैंड वाले। बहुत शायद ईजी लगे सिचुएशन को कि हम आराम से मैच जीत लेंगे। और अब उसी तरह सेम सिमिलर हुआ जब आप वो बैटिंग करने आए तो उनकी जो पावर प्ले था उसने बहुत हर्ट किया। बहुत ही इजी डिलीवरीज थी जिसपे विकेट्स गवाई गई अपनी, उस तरीके से पेन लेके खेला नहीं गया। और एंड पे जब आपको पता है कि बारिश होने वाली है, मौसम ऐसा है, तो आपको पहले से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। शायद पहले से ही थोड़ा अगर लॉन्ग हैंडल यूज करना शुरू कर देते मोइन अली, जो कि उन्होंने एंड पे किया, लेकिन वो नाकाफी था। तो एटलीस्ट इनके लिए सीखने का मौका है, ये लर्निंग है कि आप अगले आने वाले मैचेस में आपने किस तरीके से परस्यू करना है, कि आपने कोई भी मौका नहीं जाने देना, जल्द से जल्द मैचेस को खत्म करना है अपनी फेवर के अंदर। बिल्कुल अली, जैसे आपने कहा कि ये मैच किसी भी टीम के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच हारा, लेकिन ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को तो बड़ा फायदा हो गया क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच भी आज वॉश आउट हो गया, इंग्लैंड हार गया। तो मेरे ख्याल में हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया को एक जो लक चाहिए थी वो उनको मिल गई। लेकिन सूरत बड़ी ज़बरदस्त है इस ग्रुप ऑफ डेथ में, जिसको पहले ही कहा जा रहा था, और आज के नतीजे ने तो इस ग्रुप को वाकई जो है ना ग्रुप ऑफ डेथ बना दिया, जिसमें न्यूजीलैंड के भी सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके पीछे श्रीलंका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबके 2-2 पॉइंट। तो ये ग्रुप अली मुझे लगता है कि बड़ा अपना दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के भी एक बड़ा मैच बाकी है इंग्लैंड के खिलाफ। वो जो टीम हारेगी ऑस्ट्रेलिया को इसका फ़ायदा हो सकता है अगर वो अपने मैचेस अब जीतते जाएं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरी टीम नाउ। इवन न्यूजीलैंड को भी डिसएडवांटेज हो गया कि बारिश हो गई और शायद वो मैच जीत सकते थे। जब मुझे तो लगता है ये एडवांटेज शायद कहीं ना कहीं श्रीलंका के काम आएगा। जिस तरीके से बारिश हो रही है और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो मैच हार गए हैं,
लेकिन हम सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आराम से ही क्वालिफाई कर देंगे। तीसरी टीम शायद न्यूजीलैंड की होगी, लेकिन इस ग्रुप ने सब कुछ बदल दिया। बारिश की वजह से सब कुछ बदल गया। हम अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन सी टीम फेवरेट होगी जो आगे जाएगी। इवन मुझे तो काफी हद तक ये लगता है कि शायद श्रीलंका के जो फिक्सचर्स हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ऑल्दो मैच आखिरी हार गए, लेकिन जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे वो कहते हैं ना कि दाल लगने वाली बात है, तो हो सकता है कि श्रीलंका जैसी टीम का भी दाल लगता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बारिश ने पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना वो आज हिला दिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। यकीन तौर पर पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला, शिकस्त हुई। इफ्तिखार अहमद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि उस शिकस्त ने बिल्कुल हमें जो है ना कुछ परेशान किया, थोड़ा सा दिल भी दुखा, लेकिन इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान टीम ने फौट अच्छा किया। अच्छा अली, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि कल के मैच के लिए वेदर क्लियर है, तो आई थिंक ये एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हो गई। वरना आपने देखा कि आयरलैंड ने किस तरह फ़ायदा उठा लिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच में। लेकिन इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। अलॉन्ग विद शान मसूद के रिजवान बाबर नहीं भी चले तो हमें रेस्क्यू किया इन दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने। मिड ऑर्डर फिर प्रॉब्लम में आ गया, लेकिन इन दोनों की बैटिंग बहुत ही जिम्मेदाराना प्रोफेशनल तरीके से दोनों खेले। पहले टीम को रेस्क्यू किया, फिर एक्सेलरेशन भी किया। आई थिंक दैट इज़ द वेरी हार्टनिंग साइन कि हमारी टीम जब दूसरे मैच में जा रही है, वी हैव टू अदर इनफॉर्म बैट्समैन एज वेल। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये हमारी टीम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खुशी की बात है, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहे थे। अदरवाइज तो नॉर्मल क्रिकेट खेले हैं, यही इनका रोल होना चाहिए टीम के अंदर। इसीलिए है वो टीम के अंदर कि वो मिडिल ऑर्डर को दोनों संभाल सकें। लेकिन काफी अरसे से हम कैरी कर रहे हैं, फाइनली इट हैज़ टू कम। और अच्छा हुआ कि एक ऐसे टाइम पे जब वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं तो उन दोनों की फॉर्म आ गई है। और वही बात है कि हम एज पाकिस्तानी वहाँ पे इतनी शॉर्टेज ऑफ, हमारे पास इतने कम प्लेयर हैं पीछे कि हम कोई भी नॉर्मल अपनी ड्यूटी निभाता है तो हमारे लिए वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो शायद यही इफ्तिखार के साथ भी हुआ कि नॉर्मल इसी काम के लिए ये मिडिल ऑर्डर में है, तो फाइनली एक अच्छे टाइम पे पाकिस्तान के लिए स्कोर करना शुरू हो गया दोनों। बिल्कुल। और साथ अगर बात करते हैं इस हमारे ग्रुप की कंडीशन, क्योंकि 3 मैचेस ही कल अली, और ये तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो ग्रुप 2 से हैं। अब बांग्लादेश को खेलना है साउथ अफ्रीका से, फिर नीदरलैंड्स, इंडिया। लेकिन मैं इस पर ज़रूर आपसे बात करूँगा कि अब सिडनी में है बारिश की पेशगोई। सो डेफिनेटली हम अपने शायकीन को, नाजरीन को पहले ही बता रहे हैं कि कल पाकिस्तान के मैच में न सही पर वहाँ भी सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। और डैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर एवरी कैप्टन, एवरी टीम, कि बारिश भी आपको देखनी है, चैलेंज भी, और आई थिंक कमोबेश हर टीम एक दूसरे के लिए ख़तरा है। सो आई थिंक ये इंडिया वाला मैचेस जो हैं, फिर साउथ अफ्रीका के मैच, डेफिनेटली टीम्स थोड़ा बहुत इस एंगल पे परेशान तो ज़रूर होंगी जो आयरलैंड इंग्लैंड के मैच में हुआ, कि अब उनकी हिकमत अमली क्या होनी है। और शायद अली आज समझते हैं बड़ा टेक्निकल डीप सवाल है कि जो आपकी सिलेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको अब सोचना पड़ेगा कि अगर बारिश होती है तो रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। तो थोड़ा सा ये अब मुझे लग रहा है टेक्निकल इशू ही बन रहा है टीमों के लिए। जी हाँ, आई टोटली अग्री विद यू गफार। जैसे आपने कहा, अब सिर्फ आपको प्लेइंग 11 के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपने सोचना होगा कि अगर मैच छोटा होता है तो किसने कौन सी प्लेइंग 11 होगी, अगर छोटा होता है तो कौन सा आपका बैटिंग ऑर्डर खेलेगा, या आप रेगुलर के साथ जाएंगे। आपको डकवर्थ लुइस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता होनी चाहिए अगर बारिश का सीन होता भी है। आपको ये सारी चीज़ें आपको कंसिडरेशन में लानी पड़ेगी। आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद टूर्नामेंट नहीं रहा है बारिश की वजह से। तो यही मुझे लगता है यहाँ पे बाबर आजम, यूसुफ भाई या सगलैन भाई, जो भी टीम के साथ मैनेजमेंट है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कंडीशंस को कैसे रीड करते हैं, पिच को कैसे रीड करते हैं। अब जैसे आखिरी इंडिया के खिलाफ हमें लगा कि हमने शायद पिच को उतने अच्छे तरीके से रीड नहीं किया, जो हम चौथे फास्ट बॉलर के साथ नहीं गए। अब ऐसी गलती अब हमें दोहराना नहीं होगी, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि बारिश की वजह से बहुत अनसर्टन हो गया है ये वर्ल्ड कप। तो आपको हर मैच ऐसे ही खेलना है जैसे कि आपका आखिरी मैच है। आप एक भी मैच हल्की इंटेंशंस के साथ नहीं खेल सकते हैं। आपको अपना बेस्ट देना होगा हर मैच में यहाँ से। बिल्कुल अली, और ख़ास तौर पर जैसे आपने जिक्र किया मोहम्मद यूसुफ साहब का, और बैटिंग के हवाले से पर्थ की विकेट पे हमने एक चीज़ देखी, आरन फिंच ने पहले 6 ओवर में जिस तरह स्ट्रगल किया, इवन डेविड वार्नर ने क्लियरली, अगर श्रीलंका के पास शायद 1-2 अच्छे फास्ट बॉलर और होते, और वो आपके लिए बात कि अगर आप कंडीशंस के मुताबिक टीम खिलाएं, लेकिन हमने भी शायद वही गलती की, श्रीलंका ने भी, कि 2-2 स्पिनर हमारे पास है तो जी खिलाई जाओ वर्ल्ड कप में, बेशक विकेटें जैसी हों। सो मुझे लगता है कि पर्थ की विकेट पे डेफिनेटली पाकिस्तान को, अली, हमारे बैट्समैनों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कल आप ऑरेंज फिंच की स्ट्रगल देख चुके हैं इस विकेट पर। देखिए, फिंच अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप मिडिल ऑर्डर में बहुत तगड़ा है। जिस तरीके से स्टोइनिस ने बैटिंग की है, मैक्सवेल ने जिस तरीके से आगे अफोर्ड की, तो वो लोग अफोर्ड करते हैं एक बैटर ऐसा है जो 100 की स्ट्राइक रेट से खेल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर की लग्जरी उस तरीके से नहीं है कि हम इस तरीके की स्ट्राइक रेट से खेल सके। हमें फ्रॉम बॉल वन ही अपनी जो इंटेंसिटी है वो हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लेट मिडिल ऑर्डर में उस तरीके से फायर पावर नहीं है।
तो ऊपर से टॉप 3 में एक को तो पूरा खेलना होगा और अच्छी इंटेंसिटी से खेलना होगा, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, तभी इन पिचेस में हम इतना स्कोर कर पाएंगे जो अपना हमारे बॉलिंग के लिए थोड़ा सिक्योर हो जाए। बिल्कुल, और पर्थ की विकेट को देखते हुए अली, जो हमने कल सिचुएशन देखी हसरंगा पर जिस तरह स्टोइनिस ने अटैक किया, लग ये रहा है कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे प्रेशर डालेंगे और आपके स्पिनर्स पे ही अटैक होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन हमारी अच्छी है कि शादाब या नवाज एटलीस्ट नैदरलैंड्स या अगर हम बात करते हैं जिम्बाब्वे जो हमारे कमिंग 2 मैचेस हैं, ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में और कंसिस्टेंट खेलते आ रहे हैं, इनके रोल्स डिफाइन हैं। क्या समझते हैं हमारी 11 में इन 4 फास्ट बॉलर के साथ साथ ये जो 2 स्पिनर ऑलराउंडर हैं, आपकी ओपिनियन क्या? मेरे ख्याल में तो ये टीम को अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, डिपेंड करता है कि अब उस दिन की सिचुएशन और कौन सा ओपोनेंट है। आइडली तो आप एक स्पिनर और अगर आप शादाब के साथ खेलते हैं, साथ इफ्तिखार इतने गुड इनफ स्पिनर हैं कि वो आपको 1-2 ओवर मिडिल ओवर में करके दे सकते हैं। 4 फास्ट बॉलर के साथ अगर आप मेरी माने तो हम इफ्तिखार और शादाब के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नवाज ने इतनी हैंडी इनिंग्स खेली है विद द बैट कि आप उसको ड्रॉप करने का भी नहीं सोच सकते हैं कि लेट मिडिल ओवर में आके वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल चुके हैं, वो परफॉर्म कर चुके हैं। अगर उनकी बैटिंग का एज ना लेना होता तो शायद हम नवाज की जगह खिला सकते थे। हसनैन, मैं तो हसनैन के फेवर में जाऊंगा रादर देन मोहम्मद वसीम, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है जो आएगी, जो बली का बकरा बनेंगे वो हैदर अली बनेंगे, जिनकी जगह एक जो भी चेंज आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो आप सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और मैं बताता चलूँ जनाब कंफर्मेशन के 9 फरवरी से 19 मार्च 2023 तक पाकिस्तान सुपर लीग कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुल्तान जो है वो मुनक्किद होगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका पहला बड़ा अनाउंसमेंट किया। कैटेगरी जो कि लोकल प्लेयर्स की हैं जनाब, उनके हवाले से अपडेट आई। अली, डेफिनेटली इसमें सरप्राइजेस मौजूद हैं, जैसे कि जो कैटेगरी फॉल हुई है हसन अली की, वो चले गए जनाब प्लेटिनम से डायमंड में। इसी तरह वहाब रियाज गए हैं प्लेटिनम से डायमंड में। सरफराज अहमद गए हैं प्लेटिनम से गोल्ड में, यानी वो ऊपर भी नहीं रहे। और ये याद रखिएगा कि मैंने इस पर अपनी रिसर्च की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये डिसीजंस हैं, अभी टीमों ने डिसाइड नहीं किया, वो रिटेंशन या ट्रेड ट्रांसफर बाद में होनी है। आपकी क्या राय है? आई थिंक पीसीबी ने शायद ये सोचा है कि जो उनके पाकिस्तान क्रिकेट के प्लान्स में जिस तरीके से प्लेयर्स नहीं आते हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग में भी शायद उनकी कैटेगरी ड्रॉप कर देनी चाहिए। बहुत बड़ा धचका या लेसन है इन प्लेयर्स के लिए कि इनको अब अपनी जो गेम है वो स्टेप अप करनी पड़ेगी अगर आपने इवन पीएसएल में भी अपनी जगह बरकरार रखनी है। इन अ वे ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप प्लेयर्स को बहुत ढीला छोड़ देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके से नहीं आती है। अगर हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है, हमें चाहिए कि हमने नए प्लेयर लाने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नए प्लेयर्स के लिए जगह भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो इसी तरीके से होगी, या तो ये सीनियर प्लेयर्स स्टेप अप करें अपनी परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम में जगह वापस बनाएं, या फिर नए लड़कों को जगह अपनी आने दें। तो आई थिंक एक स्टेप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, हमें इसको बैक करना चाहिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। सरप्राइजेस डेफिनेटली जब ऐसे डिसीजंस आते हैं एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देन अगेन अगर हम पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यही है कि आप नए लड़कों को जब आप आने के मौका देंगे तो कहीं ना कहीं किसी सीनियर को तो जगह बनानी पड़ेगी। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि आपको पता है कि सरफराज अहमद क्या जो है ना उनकी एक स्टैंडिंग है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, उनके ऑनर भी उनको कितना बैक करते हैं। एक ज़माने में तो ये भी बात कर चुके हैं कि उनकी वो फॉरएवर कैप्टन है। लेकिन इस तरह जब पीसीबी का फैसला, याद रखना कि हमें फ्रेंचाइजीज़ का भी इसमें अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल सूरत मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डेवलप होंगी आगे चल के। क्या इंडिकेट करता है सरफराज अहमद? अनफॉर्चुनेटली जब से वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से गए, वो चीज़ उनकी फ्रेंचाइज पे भी रिफ्लेक्ट हुई। हालांकि मैं अभी तक समझता हूँ कि शायद T20 के बड़े अच्छे वो कप्तान थे, उनके साथ थोड़ी ज्यादती भी हुई। लेकिन क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स नए कप्तान की तरफ अली आपको जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिकेशंस की आपने बात की, वो तो काफ़ी अरसे से सरफराज को मिल रही थी। जिस तरीके से इवन वो बैकअप विकेट कीपर भी कंसिडर नहीं हो रहे थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने परफॉर्मेंस देखी भी नहीं गई कि जैसे नेशनल T20 का अच्छा मौका था, अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी कि उनके टीम में वापस जगह बनाई जा सके। तो शायद देन अगेन मैं यही कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, शायद हम आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं, तो वो तभी बढ़ा जाएगा जब सीनियर्स को थोड़ा हम हिलाएंगे कि आप परफॉर्म करें या जगह बाकी यंगस्टर्स को आने दें। आपने बात की अली, उसमें मैं बताता चलूँ, ये बड़ी नोटेबल बात है जो अली ने की कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपकी। तो जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर को तरक्की मिली है, गोल्ड से डायमंड में शाहनवाज दानी, शान मसूद ऊपर आ गए हैं, हैदर अली, मोहम्मद हारिस जो कि T20 स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। उसी तरह फिर हम देखें तो नवाज की और नसीम की भी प्रमोशन हुई है। तो अली आई थिंक इट्स वेरी फेयर, आपकी बात बिल्कुल इसमें वजन है कि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लान्स में हैं, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू है, और यही इस जो प्लेयर्स कैटेगरी के जो तमाम डिसीजन हैं वो इसी पे फॉल करते हैं कि आपकी इस वक्त
इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, आपकी फ्यूचर स्टैंडिंग क्या हो सकती है और आपकी करंट फॉर्म क्या है। तो गुड टू सी 5 promising young players and few good performers like Shan Masood and Nawaz, now with the season campaigners हैं, they got the promotion. बिल्कुल, आई थिंक ये सही स्टेप है और मैं वही कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी प्लेयर को, वो सीनियर हो या जूनियर हो, उसको अपनी कैटेगरी या अपनी पोजीशन इन द टीम फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना होगा, तो आप उस सर्कल में रहेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का भी यही होना चाहिए। आई थिंक जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो बैक करेंगे इस स्टेप को पीसीबी की जानिब से, क्योंकि उनको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर भी प्रेशर आता है अगर वो नहीं जीतते हैं तो। और अगर आप इस तरीके से थोड़ा सेटबैक करेंगे, उनको थोड़ा पुश करेंगे, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और नए लड़के भी आपको देखने को मिल सकेंगे। आखिर में अली, सबकी नजरें जो हैं वो फैंस को, आपके मैसेज भी आ रहे होंगे पीएसएल के ऊपर, एक खबर आ जाए, इतने मैसेज आते हैं क्विकली। मेरे ख्याल में फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट का सबको इंतजार है और बड़े नाम लोग चाह रहे हैं। आई रियली विश कि हम बड़े नामों का ट्रैक कर सके, बिकॉज आगे एमिरेट्स लीग और इसी तरह जो बाकी लीग आ रही, साउथ अफ्रीकन लीग, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। जी डेफिनेटली, आई थिंक जिस अग्रेसिव तरीके से रमीज भाई काम कर रहे हैं, मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि इस बार जो है बड़े प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आगे वेस्ट इंडीज़ हो गई, श्रीलंका हो गई, तो हमें वो सिक्योरिटी के भी उस तरीके से कोई मसाइल पाकिस्तान में अब हमें नज़र नहीं आते हैं। अब मैसेज चला गया है लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी वजह होनी चाहिए अब बड़े क्रिकेटर्स को मना करने के लिए, अदर देन फाइनेंशियल इश्यूज। वो आई एम श्योर जिस अग्रेसिव तरीके से रमीज भाई काम कर रहे हैं मार्केटिंग पे और डिफरेंट स्पॉन्सर्स पे, आई थिंक वो मसला भी हमें हल होता नजर आ जाएगा। तो आई डाउट कि कोई भी ऐसा हमारे पास ऐसा बहाना है इन बड़े प्लेयर्स के पास कि पाकिस्तान ना आए। वो पहले बहुत बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद थे, और इससे पहले अनस सईद ने भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद खबरें भी आपके पास आने वाले दिनों में लाएंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच पर कल 5:05 पर हम दोबारा हाजिर होंगे। मैच चल रहा होगा, अब हमें ज्वाइन कीजिएगा, मैच पर लाइव एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।